हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। आज फिर से सीए राजेंद्र सर हमारे साथ हैं जीएसटी मंत्रा में। तो आपके क्वेश्चंस होंगे, हमारे आंसर्स होंगे। राजेंद्र सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जी जी, कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि अभी जो है नॉर्दर्न इंडिया में ठंड ज्यादा है तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई होगी। बट यस, फेस्टिवल सीजन भी है, अभी क्रिसमस निकला, अब न्यू ईयर आएगा। तो आशा करते हैं कि अगला साल ऐसा आए जैसा पिछला ना था। तो अच्छा साल आए और सभी परेशानियां जो हमारी हैं वो खत्म हो और हम आगे बढ़ें। तो अब हम सवाल जवाब का दौर चालू कर सकते हैं। भारती मैडम, आप शुरू कीजिए। जी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हेन आई हैव टू पे 1% ऑफ टैक्स इन कैश, so can I claim refund of credit ledger? First question. Or is this any way to transfer the ITC from one head to another? अब ये जो आप बात कर रहे हैं ये रूल 86 कैपिटल बी की है, विच इज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फिक्स सम मेथड से, अभी अच्छा 1% की बात कर रहे हैं। आई वेलकम जोगिंदर सिंह गुरु राखा जी। He has joined as ritually as he always be with us. May God give him good health and long life so that he remains with us. ये जो आप 1% की टैक्स की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट परसों मैं यही बात गुरु राखा जी से कर रहा था। अच्छा बिजनेस है इनका और रेगुलर सप्लाईज है, टैक्स आउटपुट है, इनपुट है। विमल सेठी जी हमारे कोटा से जुड़ गए हैं। सेठी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब जो रूल 86 बी है वो ये कहता है कि आप अपने जो टैक्स है उसका 1% कम से कम जो है आप कैश में जमा कराओगे। मतलब अगर आपका 100 रुपए का टैक्स है और आपका 110 रुपए का इनपुट है, 100 रुपए का आउटपुट टैक्स है और 110 रुपए का इनपुट टैक्स है, तो आपको जो क्रेडिट मिलेगा अपने आईटीसी से वो 99 मिलेगा और 100 रुपए का 1% मतलब 1 रुपया जो है आपको कैश में जमा कराना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये आता है जो कल मुझे परसों गुरुराखा मामा जी ने भी पूछा मुझसे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो हम कॉन्टिन्यूस परचेज करते रहते हैं, हर समय हमारा माल मूवमेंट में होता है, आता जाता रहता है और स्टॉक भी होता है गोडाउन में। अब जब स्टॉक होता है तो क्रेडिट भी होता है। अब क्रेडिट होता है तो फिर मुझे वो क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? मैंने कहा जी कोई बात नहीं, क्रेडिट तो आप ही का है और 1% ही तो देना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का टैक्स है तो 1% 1,000 रुपए ही तो देना है। उन्होंने कहा भाई अगर वो 1,000 रुपया हर महीने एक्यूमुलेट होता 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 50,000 रुपये हो जाएगा, फिर मेरी तो वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट में ब्लॉक्ड है और तू जो है कैश में ब्लॉक करवा देगा। मैं जी देखो, मैं तो कोई नहीं हूँ ब्लॉक कराने वाला, ये तो सरकार का कानून है और सरकार ने बनाया है और सरकार ही इसको जो है बना रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो फर्ज है आपको बताना कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। अब ये जो समस्या है ये बिल्कुल सही है कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट तो रहेगा रहेगा, साथ साथ जो कैश में जो पैसा मैं जमा करवा रहा हूं दैट वुड ऑल्सो बी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन माई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। व्हाट वुड हैपन विद दैट? तो देखिए, इसका अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा है तो सवाल बड़ा जेन्युइन है कि इसका रिफंड मिल जाएगा। सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में इसका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन रिफंड लेना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन रिफंड लीगली अलाउड है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा कि अगर मेरे पास सी और एस का टैक्स पड़ा है
कैश लेजर में और मैं उसको आई में ट्रांसफर कर सकता हूं, तो जवाब PMT09 है, आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर आपके पास सी और एस में टैक्स पड़ा है या आई में कैश में टैक्स पड़ा है और आप उसको सी और एस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या ब्याज में पड़ा है या फी में पड़ा है या पेनल्टी में पड़ा है, तो आप उसको टैक्स पोर्शन में माइनर मेजर जो भी आपको चेंज करना हो, आप माइनर हेड चेंज करना चाहते हैं, माइनर हेड मतलब आपका बेसिकली टैक्स है, इंटरेस्ट है, या व्हाट यू कॉल दैट, सेस है या फी है या पेनल्टी है, और मेजर हेड आप CS है या CSI, कुछ भी उल्टा सीधा आप आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो PMT09 के माध्यम से टैक जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Moving to next question. Will penalty of notification number 94 कौन सी 94 नोटिफिकेशन? क्या बोला आपने? सवाल दोबारा लीजिए मैम, थोड़ा सा मुझे वॉइस क्रैक कर गई आपकी। Can you hear me? या मैडम, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ आपको। आवाज नहीं आ रही भारती मैम आपकी। Rajendra sir, can you hear me? Yeah, yes ma'am, I can. Sir, my question is that, just a minute, will applicability of notification number 94 will be extended? 94, I think is about, you're talking of Sanctal Text 94. So 94 is about last date for filing of GSTR 9 and 9C for the financial year 18-19. मतलब आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली सवाल पूछा, जिसने भी आपके हमारे व्यूअर ने पूछा है ये। अब 94 नोटिफिकेशन अब डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछ लिया कि डायरेक्टली तो रोज मुझसे लोग दसियों लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। देखिए, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव। हाँ, लेकिन considering the present situation in the economy, in the society, everywhere in the country, it appears that it is going to be, there should be some relief. Even it is being challenged in various high courts. Even PIL has been filed, various writs have been filed for the extensions. So even income tax return and tax audit report date falls to be on 31st December. And all the dates, if combined, falls to be on the 31st December, then all the professionals also are in a fix. And even the businesses also, कि भाई आपको GST ऑडिट करवाएं या इनकम टैक्स ऑडिट करवाएं, तो they are in a fix, they are in a trouble. So to my mind it should be extended, but yes, कब होगा, कब करेंगे, this is, as I said earlier, it is entirely the prerogative of the ministry and the ministers of finance of the country. Sir, moving to next question. Anil sir, most welcome. Sir, the refund short sanctioned not credited to electronic credit ledger. Can we set off this amount with input required to be reversed for proper not be given in audit report? Refund short sanction not credited to ECL. हाँ, अगर आपका रिफंड शॉर्ट आया है और वो रिमेनिंग अमाउंट ECL में नहीं आया है, तो आप उससे अपना कोई भी रिवर्सल एडजस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए चिट्ठी लिख दीजिए डिपार्टमेंट को और उन्हें बता दीजिए कि ऐसे ऐसे शॉर्ट मेरे पास रिफंड आया,
और जो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास रिफंड में नहीं आया, जो शॉर्ट आया, it should have been credited to my electronic credit ledger, and which is not yet done. And this is a serious problem, which is we are finding this problem to many instances, many occasions, many times. So you write a letter to the jurisdictional officer that this is the problem, and the credit which is to be re-availed may be done by availing it in 3B also, of the current period 3B. For example, 18-19 refund is sanctioned with the reduction that the reduced ITC should have been recredited in my electronic credit ledger, which is not done. So you write a chitti to the jurisdiction officer, as well as you may, this is my view, you may reclaim the credit through taking this in current period GSTR 3B also. And you have already written to the officer, so will not be considered to be, I would say, the wrong availment of credit. And section 16 subsection 4 also, the law of limitation for availing the credit, to my mind would also not apply to this re-availment of the credit. And you can always reverse that, any reversal which is to be made can be done by against that re-availment of credit. I hope your reply is given. Yes, Akansh Sharma ji, he's got a question. Yes ma'am, please. Akansh sir, most welcome. Sir, can we issue a credit note today, that is in December month, for a sale of April 2019 today? We have filed GSTR 3B and one return of September 20 as well. You yourself, Akanshji, know the answer. That is why you have mentioned the filing of return and GSTR 1 and 3B of September 20. So you yourself know the answer. Answer would be no. You cannot raise a credit note now under section 34. Rakesh sir, most welcome. Sir, ITC on import of goods in GSTR 9 to be shown in table 6E and table 8G, table 8H, auto-populated and 6E, correct or not? Auto-populated from 6E. Rakesh Batra ji, this is the correct treatment. This is the only way out. I welcome my very good friend, my learned colleague, Dr. Advocate CA IP Avinash Poddar ji from Surat. He's a very, very learned advocate. He's a chartered accountant also, and I really I'm excited to have him in the show. Thank you very much, Avinash bhai, for joining us. So far as this issue is concerned, annual return wala issue, my dear friends, to my humble view, filing and filling 9 and data in 9, filling data in 9, there could be more than one way to actually match table 6, 8 and 9 also. So this one, as I said, that there could be more than one way to actually file and fill the data. And the only word of caution from my side would be to please, you should be in a position to justify that yes, this is the correct data which I have disclosed, and you should have the proper reconciliations of the data also. And there are multiple ways for disclosing various information. 9, to my mind, is not a good piece of document. It requires overhauling.
it requires various amendments to be made, and most important, to my humble view, it has leakages. It has loopholes which leads to revenue leakages. So that way, you please go ahead, Batra Saab. The way it is, you have understood. There is no problem, but just keep a proper reconciliation for the same. So moving to next question, Vimal sir, most welcome. Sir, a supplier has supplied goods and services being a contractor in 2018-19 but did not pay the tax. Suppose now he pays the tax and files GSTR 3B. What happens to ITC and what about recipient? Sethi Saab, through Sethi Saab, I would like to tell everyone one very simple thing. Credit, input tax credit, is a concession given by the lawmakers. It even now, because Avinash Bhai is also here, he would echo my voice in affirmation that credit, because he himself has been the instrumental in bringing many landmark judgments in various high courts of the country. And kudos to you, Avinash Bhai, and we are really proud of you. So, input tax credit is a concession. Law of limitation is there, section 16, subsection 4 is there. Now, one draconian provision of Rule 36 sub Rule 4, then brought in Rule 86 capital A, then now a fresh entry, the new entry of Rule 86 capital B into the brigade of dragons available into this rule book. All these are actually targeting the availability of input tax credit. This needs to be scrutinized by the extremely enlightened wisdom of the judiciary, and which will happen in due course of time. But to my little understanding, if input tax credit is not taken in due time, our another learned friend says that it is, you consider it that it is a contribution in nation building. It is gone in nation building, cannot be taken now. But let's be very clear, Vimalji, Sethi Saab, that the output tax, short collected, short paid, short collected or paid, cannot be, you cannot shrug your shoulders from that tax, even if after 5 years from now. A section 74 sword, double-edged sword, is always dangling on the neck of the registered taxpayer with respect to the taxes short paid or not paid, and ITC wrongly availed or utilized. So this credit, this output tax, Sethi Saab, belongs to you. You have to pay with interest. But so far as input tax credit is concerned, the input tax credit, if he has not claimed it, your recipient, he cannot claim it now. If he has claimed it in his 3B, but because you did not report it, can you please show me the previous question of Sethi Saab, Bharti? But did not pay the tax. Suppose now he pays the tax and files 3B. So you pay the tax. If your recipient has taken the credit in his 3B, due 3B, 1890, the credit is already taken by the recipient, I'm assuming, but it would not appear in his 2A. So that could not be a very serious issue for the recipient, and you can always give him an indemnity bond, a declaration along with the payment of taxes, a proof of payment of tax plus interest under section 50. So the credit in that case
there are possibilities that would not be denied. But if he has not taken the credit at all, assuming that, the second scenario, then 16(4) will come in play and the credit will never be available to the recipient. But that does not dissolve you from your responsibility, Sethi Saab, from payment of output tax with interest. So, and interestingly, if you pay tax plus interest, section 73(5) will come to your rescue and you would not be required to be issue a show cause notice for the same. Avinash Bhai has given us an input. 86B also challenged by us will be listed as soon as court resumes in first week of January for extension rate of 9 and 9C filed PIL and writ before Gujarat High Court, hearing scheduled on. Yeah, sir, I just came to know about your PIL and which has been filed in the Honorable Gujarat High Court. And 86B is also challenged because that also restricts my constitutional rights. So, thank you very much, Avinash Bhai, for this wonderful input for the benefit of all the members joined here. Now, another question we have from Vimal Sethi ji from Kota. ये विमल जी का सेकंड क्वेश्चन दिखाइएगा जरा भारती. ये थर्ड जो है उसको नहीं, सेकंड को. ITC to be taken in due time means discouraging the supplier to pay. Sir, you cannot be discouraged if ITC is not taken because that is your liability, sir. If you have collected, you have to pay it. You cannot get rid of it, sir. Discouragement or encouragement का कोई question arise नहीं होता, sir. Same contractor is supplied to the other party in 1920, filed 1 but not 3B, but the recipient has hold 100% GST till now. What shall be the position of both the parties? Sir, in that case, the recipient must have taken the input. If he has taken the input, you please pay tax, give him the declaration, indemnity along with the challans. But I would suggest please pay tax with interest so that the matter gets closed here on your part. Then only the relief would be all the more stronger for the recipient. But this is litigative, no doubt about it, sir. But at the same time, as I said, if ITC not taken by the recipient would not relieve you from your responsibility of payment of taxes which is already collected by you, sir. Yeah, Bharti, next question, please. Anil sir, welcome. Sir, if input reversal is more than amount available in credit ledger, whether interest to be paid on differential amount or gross amount? See, if you have availed input tax credit and utilized it against the payment of output tax, then interest accrues. Even if the credit is available to you today, but at that point of time when you availed, you wrongly availed. So to my humble view, even if credit is available today to be reversed against, you have to pay interest in cash as per section 49. So if the credit is less available, pay credit in cash, ITC in cash, along with interest on the gross amount of ITC wrongly availed and utilized also. Patna High Court, clearly, interest accrues. Yes, please, Bharti. Can we have the next question, please? We have filed application for cancellation dated 1st January 21 and filed up to date 3B and 1. But order of cancellation came late. Is it mandatory or not? File further 3Bs and order till date. Sir, in August 2019, if I am not mistaken, section 29 was amended and then suspension and cancellation, suspension was being, the word was being added to section 29 or 30. I'm a little confused, but there was a, let me tell you the reply instead of giving you merely sections. If you have applied for cancellation, the very moment when you apply for cancellation, registration is suspended. From the date of
application of cancellation till the cancellation, no compliance is to be made, sir. Sir, Vimal sir has one more question. मैंने जवाब दे दिया. जी सर. Sir, in continuation with credit note, could you please suggest any bypass route, say debit note, or there is a low party doesn't pay in 180 days, had reverse credit, then any rule or benefit for seller here? देखिए आकाश जी, मुझे कोई बाईपास रूट नहीं आता. मैं कंप्लीटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और इसके अलावा मेरे पास इसमें और कोई जवाब है नहीं सर. गगन कोचर जी का सवाल आया था 990 की डेट एक्सटेंशन का चांस है या नहीं है. मैं जवाब दे चुका हूं सर, चांसेस हैं, लेकिन इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द फाइनेंस मिनिस्टर्स. ये मैं पढ़ चुका हूं मैडम, पढ़ चुका हूं. जी सर. सर, वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट शो में हम लोग सर लेंगे. So the question is that, is there any news of bringing petrol under TaxNet? I deal in petrol and other business also. Due to this, I have to reverse my RTC. Petroleum products can be brought into the system with just a small notification and levy shall start attracted. But I don't know when would it happen. Till the time you continue have to reverse the proportionate ITC, because that supply of petroleum products on which there is no levy of GST is considered to be non-taxable supplies. Non-taxable supplies are considered to be exempt supplies, and exempt supplies are considered to be part of aggregate turnover. And if your aggregate turnover exceeds specific threshold, then of course it is a part of aggregate turnover in GST. So correspondingly rule section 17 subsection 2 read with rule 42 and 43 would apply to you, sir. सर, बाकी क्वेश्चन सर हम नेक्स्ट लाइव शो में लेंगे. थैंक यू. क्वेश्चन के अलावा आपको है तो प्लीज शेयर सर. मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं जानता हूं कि पूरी कंट्री में इस समय टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स का प्रेशर है, इनकम टैक्स रिटर्न्स का प्रेशर है और जीएसटी ऑडिट्स का प्रेशर है 18-19 के. मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम सबकी जो परेशानियां हैं वो काफी हद तक जेन्युइन है, काफी हद तक जेन्युइन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन. लेकिन मैं फिर भी आपसे सबसे अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना भी मैक्सिमम कंप्लायंस हो सके वो जरूर टाइमली कर दीजिए. और लेकिन हाँ, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्पेशली एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक्सीलेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. जब तक कि काम ढंग से ना हो रहा हो तब तक हम उसको कंप्लीट नहीं करते, हम उसको क्लोज नहीं करते. लेकिन वी डोंट हैव एनी चॉइस फ्रेंड्स. हमें कहीं ना कहीं, हम क्योंकि पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग है और हम हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देते आए हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, लोगों के बीच में, सरकार के पास, वो हम हमेशा करते रहेंगे, आखिरी दम तक करते रहेंगे. और ये एक्सटेंशन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है केवल, ये पूरी इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड है, सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड है. बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स मर्ज हुए पिछले साल में. आपको पता है उन मर्ज्ड बैंक्स में आपको आज अगर पिछले साल की स्टेटमेंट लेनी हो तो भी आपको कई कई महीनों तक इंतजार करना पड़ा है. आप सोच के देखिए, जब एक इंडिविजुअल एक अपनी बैंक स्टेटमेंट ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, पासबुक अपडेट नहीं करवा पा रहा, अरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास डाटा कब देगा? वो कैसे डिसाइड करेगा कि मेरे यहाँ इनकम मेरे पास क्या आई है? पिछले 7 महीने 8 महीने में तो सिर्फ अपनी जीवन बचाने में लगे रहे पूरी इकोनॉमी. और आज हमें जब रिटर्न फाइलिंग की बात आ रही है, आज मेरे पास रोज एक केस आता है जब नजर आता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोविड पॉजिटिव हो गया बिकॉज वो ऑफिस बैठा था, दिन रात क्लाइंटों से मिल रहा था. अब आप बताइए कैसे चलेगा, कैसे होगा?
क्या ये सिर्फ मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या मेरी फेटर्निटी को चाहिए? ये पूरी भारत को चाहिए। और अगर नहीं होता है तो ना हो ना, मैं क्यों अपना बीपी बढ़ा रहा हूं? मुझे क्या परेशानी है? मैं तो अपना काम कर रहा हूं ना। आज भी संडे को भी हम अपने ऑफिस में बैठे थे, क्रिसमस डे पे भी हम अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे थे ना। हम सब जानते हैं ना इस बात को। तो मैं अपनी जब जिम्मेदारी निभा रहा हूं, भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जो होगा अच्छा होगा, और अगर अच्छा किया है तो अच्छा होना तय है। भगवान ने ये कहा है बिल्कुल भागवत गीता में, अच्छा होना तय है। हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध है। हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे दोस्तों की, हमारे क्लाइंटों की, हमारी कंट्री की, हमारी सरकार की मदद करने का है सिर्फ। इसके अलावा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जब हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो हमें किस बात की चिंता? कोई चिंता ही नहीं है। और जो सही है वो होना ही है, तय है। और जो होगा वो सही ही होगा। तो इसलिए कोई आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय व्यूअर्स। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप textprofiles@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।